नमस्ते। ये सोचना थोड़ा अजीब है ना? कि भारत के संविधान की जड़ें असल में उन कानूनों में हैं जो उसे गुलाम बनाने के लिए बने थे। और यही दिलचस्प विरोधाभास हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे कंट्रोल करने के लिए बनाए गए कानून अनजाने में भारत की आज़ादी की पहली सीढ़ी बन गए। और ये सवाल वाकई सब कुछ बदल देता है। जरा सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो दुनिया के सबसे अमीर हिस्सों में से एक पर राज कैसे करने लगी। ये कोई मामूली कारोबारी कामयाबी नहीं थी, ये तो एक पूरा का पूरा राजनीतिक तख्ता पलट था। और जानते हैं, इसी बड़े बदलाव ने उन कानूनों को जन्म दिया जिनकी कहानी हम आज समझने वाले हैं। अब देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये सत्ता के बदलते केंद्र की कहानी है। इस पर गौर कीजिए। पहले 165 साल तो बस सिर्फ व्यापार में निकल गए, लेकिन 1765 के बाद कहानी एकदम बदल गई। हर कुछ दशकों में सत्ता का शिकंजा और कसता चला गया। कंपनी के हाथों से ताकत निकलती गई और सीधे ब्रिटिश सरकार के पास जाती रही। और ये जो रफ्तार है ना, यही इस पूरी कहानी की चाबी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारी से शासक बनने के उस सबसे अहम मोड़ को। साल 1765 ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। कंपनी को मिले दीवानी अधिकार। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब वो लोगों से टैक्स वसूलेंगे और उन पर हुकूमत भी करेंगे। तो सोचिए, रातों रात एक प्राइवेट कंपनी भारत के कुछ बड़े हिस्सों की सरकार बन बैठी। और कैसी सरकार? एक ऐसी सरकार जिस पर लंदन में बैठे किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं था। अब जाहिर है, कंपनी की इस बेहिसाब ताकत ने लंदन में बैठे बड़े बड़े लोगों की नींद उड़ा दी। और इसी चिंता का नतीजा था ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा कदम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन्होंने सहारा लिया कानून का। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये उनकी पहली कोशिश थी एक ऐसी कंपनी पर लगाम कसने की जो अब खुद सरकार से भी ज्यादा ताकतवर होने का खतरा बन गई थी। देखिए, ये एक्ट कई वजहों से ऐतिहासिक था। पहली बार ऑफिशियली ये माना गया कि कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही, बल्कि वो राजनीति और शासन भी चला रही है। और सबसे बड़ी बात, इसने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डाली। बंगाल के गवर्नर का पद बड़ा करके उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और अब उसके पास बॉम्बे और मद्रास पर भी कंट्रोल था। बस यहीं से सत्ता के सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और पता है, इस नई सुपर पावरफुल कुर्सी पर सबसे पहले कौन बैठा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन उनका पूरा कार्यकाल विवादों से भरा रहा, जिससे ये भी साफ हो गया कि सिर्फ एक नया पद बना देने से सारी परेशानियां खत्म नहीं हो जाती। मगर देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। 1773 के एक्ट की जो खामियां थीं वो बहुत जल्द सामने आने लगी और इनसे पैदा हुआ सत्ता का एक नया टकराव। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई? गवर्नर जनरल और नए नवेले सुप्रीम कोर्ट के बीच। कल्पना कीजिए, एक ही जगह पर दो बड़ी ताकतें और दोनों ही खुद को सबसे ऊपर मानती हैं। किसी को ये साफ नहीं था कि भाई आखिरी फैसला किसका माना जाएगा। और नतीजा, शासन में एक जबरदस्त कंफ्यूजन। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका मकसद एकदम सीधा था, पावर को क्लियरली डिवाइड करना, यानी शक्तियों का बंटवारा। इसने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी फैसले लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर होंगे। आसान शब्दों में कहें तो सरकार को अदालत से ज्यादा ताकतवर बना दिया गया। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और इसने तो एक बड़ी ही चालाक ड्यूअल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था बना दी। अब कंपनी के काम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो सिर्फ कंपनी के कमर्शियल मामले देखेंगे, और दूसरी तरफ बनाया गया एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सीधे लंदन से पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों को संभालेगा। मतलब पैसा तो कंपनी कमाएगी, लेकिन असली राज ब्रिटिश सरकार करेगी। क्या सिस्टम बनाया था! और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये पहली बार था जब कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश पोजेशंस यानी ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ये खुला ऐलान था कि अब भारत की जमीन पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का हक है।
और ये जो पावर को एक जगह इकट्ठा करने का सिलसिला था वो यही नहीं थमा। 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने आते ही एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि उन्हें अपनी ही काउंसिल के फैसलों को ओवरराइड करने यानी खारिज करने की पावर चाहिए, और उन्हें ये पावर मिल भी गई। इससे गवर्नर जनरल लगभग एक तानाशाह जितना पावरफुल हो गया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चार्टर एक्ट्स के दौर में चलते हैं। अब ये कानून ना कहने को तो कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आते थे, लेकिन असल में हर नए चार्टर के साथ ब्रिटिश सरकार भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत करती जा रही थी। 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल था। इसने चाय और चीन के साथ ट्रेड को छोड़कर बाकी सब पर कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। मतलब अब दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में आकर कारोबार कर सकते थे। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात हुई, इसने क्रिश्चियन मिशनरियों को भारत आने की परमिशन दे दी, और ये एक साफ इशारा था कि अब अंग्रेजों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह गया था, अब वो भारत के समाज और संस्कृति को भी बदलना चाहते थे। और फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट, और इसने तो सेंट्रलाइजेशन के इस पूरे प्रोसेस को अपने पीक पे पहुंचा दिया। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसे पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की अनलिमिटेड पावर दे दी। जो कहानी 1773 में शुरू हुई थी वो अब पूरी हो चुकी थी। सारी की सारी पावर अब पूरी तरह से एक ही आदमी के हाथ में थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का, इन सारे पुराने कानूनों का आज़ाद भारत के संविधान से आखिर क्या लेना देना है। चलिए अब इन दोनों के बीच के इस गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो तस्वीरें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी कहती हैं। एक तरफ हैं कुछ अंग्रेज अफसर जो भारत की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के अपने चुने हुए नुमाइंदे जो अपने देश का भविष्य खुद लिख रहे हैं। ये सफर है गुलामी से आज़ादी तक का, संप्रभुता तक का। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि भारत का संविधान किसी खाली स्लेट पर नहीं लिखा गया। अंग्रेजों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल ढांचा बनाया था, भले ही वो हमें गुलाम बनाने के लिए था, लेकिन उसने अनजाने में एक नींव का काम किया। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस विरासत को देखा, परखा और फिर इस्तेमाल किया। कुछ चीजें अपना ली, जैसे सिविल सर्विसेज का ढांचा, और कुछ को पूरी तरह से नकार दिया, जैसे कि पावर का जरूरत से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए है, गुलामी के दौर में राज करने के लिए जो नींव रखी गई थी वो आज के हमारे आज़ाद और लोकतांत्रिक भारत के शासन को किस हद तक और कैसे प्रभावित करती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।